पब्लिक सेक्टर का निजीकरण करना, सारी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करना, उसका मतलब क्या है? एक आरएसएस के नेता ने कहा था हमसे बातचीत में कि हम आरक्षण को खत्म किए बिना खत्म कर देंगे। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं होंगी, जब सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां ही नहीं होंगी, तो कहां जाएगा आदमी काम करने के लिए? ये क्या है? ये उसी मनुस्मृति के डीएनए को लागू करने की कोशिश की जा रही है और कोरोना की तानाशाही के दौर में ये काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। अभी किसानों के मामले में 3 ऑर्डिनेंसेज आए थे। उन ऑर्डिनेंसेज को जारी करते वक्त, उन अध्यादेशों को जारी करते वक्त नीति आयोग के एक सदस्य ने यह फरमाया था, लगभग उसी भाषा में, इस देश के बड़े विद्वान संपादक माने जाते हैं शेखर गुप्ता, अमेरिका परस्त, उन शेखर गुप्ता साहब ने भी फरमाया था कि यह सही मौका है। अभी कोई विरोध नहीं होगा, अभी कोई जुलूस नहीं निकलेगा, अभी किसी किस्म का आंदोलन नहीं होगा। हमें तुरंत इस तरीके के सुधार करना चाहिए जो जनता के गुस्से की वजह से करने से सरकारें डरती रही हैं। यही अवसर है जिस अवसर की बात मोदी करते हैं। और उन अवसरों को किस तरीके से लागू किया गया? श्रम कानूनों का खात्मा कर दिया गया। 8 घंटे को लागू कराने की लड़ाई इस देश में जो लड़ी गई थी 1942 में, 27 नवंबर 1942 को, उस वक्त की जो मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, वायसराय की काउंसिल, उस वायसराय की काउंसिल के लेबर मेंबर के रूप में, जो श्रम मंत्री के समकक्ष होता था पद, उस लेबर मेंबर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने इस कानून को रखा था और ये कहा था कि अब आज के बाद से 8 घंटे काम का दिन होगा और जो 12 घंटे या 16 घंटे के लिए तनख्वाह दी जाती थी, पगार दी जाती थी, वो कम नहीं होगी। कोरोना के लगते ही हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी वही काम किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी वही काम किया, उत्तर प्रदेश ने भी वही काम किया। अब तो दिल्ली सरकार ने भी, मतलब दिल्ली की केंद्रीय सरकार ने भी उसी काम को कर दिया कि काम के घंटे 8 नहीं होंगे, काम के घंटे 12 होंगे। और दरअसल वो 12 नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में परिवर्तन करके सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलाने का प्रावधान कर दिया गया है। मतलब वो 18 घंटे हो गए। न्यूनतम वेतन की समाप्ति हो गई। उस जगह पर, उस देश में इस न्यूनतम वेतन के अधिकार की समाप्ति की जा रही है। जो उत्तर प्रदेश में बाकायदा अधिसूचना जारी की गई कि मिनिमम वेजेज एक्ट को भी स्थगित किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी कहा गया कि 3 साल तक, 1000 दिन तक जो फैक्ट्रियां यहां पर काम करेंगी उन पर किसी भी तरीके का कानून नहीं होगा। मतलब न्यूनतम वेतन भी समाप्त, बाकी सारे कानून भी समाप्त। किस देश में जहां बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी में, आशा में, गुरुजी के रूप में, संविदा शिक्षक के रूप में, ठेका मजदूर के रूप में, जहां बड़ी संख्या में श्रम शक्ति जो 95-96% के आसपास है, जहां बड़ी संख्या में श्रम शक्ति अभी भी न्यूनतम वेतन से वंचित है, जहां पर उनको पहले से ही बहुत ही हास्यास्पद, जिसको वो कहते हैं मानदेय, वो दरअसल अपमानदेय है। बड़े हास्यास्पद अपमानदेय दिया जा रहा है। जबकि सरकार के खुद के आंकड़े ये कहते हैं कि 1991 में नवोदारवाद की, वैश्वीकरण की नीतियां लागू होने के पहले इस देश का श्रमिक, इस देश का कर्मचारी अगर अपने मेहनत से 100 रुपये का वैल्यू एडिशन करता था, अगर वो 100 रुपये का मूल्य जोड़ता था, तो उसमें उसे 30 से लेकर 32 रुपये तक पगार के रूप में मिला करते थे, जो अब घट के 8 से लेकर 10 रुपये के बीच में आ गए हैं। खुद के द्वारा जोड़े गए मूल्य में उसका हिस्सा 1/3 रह गया जो वो कमाया करता था। वो भी कम था, लेकिन अब और भी कम हो गया। उस देश में आप पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहते हैं न्यूनतम वेतन का कानून। मतलब क्या है? मतलब वही है जो गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है, मतलब वही है जो मनु ने अपनी किताब में लिखा है। और वो ये है कि आपका काम है, आपकी नियति है, आपका कर्तव्य है श्रम करना। जो दे दे उसको स्वीकार कीजिए और उसके आधार पर संतुष्ट रहिए, किसी भी तरीके की मांग मत कीजिए। यह है इस कोरोना की तानाशाही में असली अवसर तलाश कर उस एजेंडे को लागू करना जो एजेंडा इस देश के लिए हमेशा घातक रहा। किसानों के साथ क्या हुआ? 3 अध्यादेश लेके आए।
उनकी फसल खरीदने के लिए जो सरकार की जिम्मेदारियां हुआ करती थी मंडी कमेटीज के जरिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता था, जो दरअसल स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से जिसका कोई रिश्ता नहीं होता था, अब उन्होंने उस खरीदारी के काम में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूरी तरीके से छूट दे दी है। बात कर रहे हैं, मतलब उनकी हास्यास्पद बातें ये कि अब अगर चाहेगा तो मुरैना का किसान अपनी फसल को बेंगलोर बेचने के लिए भी जा सकता है। अरे मुरैना का किसान अपनी फसल को बेचने के लिए भिंड नहीं जा पाता, ग्वालियर नहीं जा पाता, बेंगलोर क्या जाएगा। अपने गांव से लेकर मंडी तक जो 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर उससे ट्रैक्टर ट्रॉली करना पड़ती है, उसकी लागत नहीं निकल पाती। मंदसौर में गोली क्यों चली थी 6 जून को 2 साल पहले? मंदसौर में गोली इसीलिए चली थी कि जब वो अपनी लहसुन और प्याज बेचने के लिए आए थे तो अचानक व्यापारियों ने उस कीमत को घटाकर एकदम नगण्य कर दिया। जो 40 रुपए किलो लहसुन मिला करता था वो 4 रुपए किलो पर आ गया। वो जिन ट्रैक्टर ट्रॉलीज में लहसुन को भर के लाया था उनका भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा था। उसने गुस्से में आके अपने लहसुन को सड़क पर फेंक दिया, मांग करने लगा कि उसको मिलनी चाहिए कीमत तो नहीं मिली, लेकिन गोली मिल गई। 6 किसानों की मौत हो गई। जिस देश में किसान की हालत ऐसी है वहां पर आप इन पूरी की पूरी कंपनियों को छूट देंगे कि वो मनमानी कीमत पर खरीदें। और अब तो ठेका खेती को लेकर आए। ठेका खेती का मतलब क्या है? जिन्होंने थोड़ा सा भी इस देश का इतिहास पढ़ा है या अंग्रेजों की लूट की जघन्यता पढ़ी है, उन्हें याद होगा कि एक जमाने में यहां पे नील की खेती कराई गई थी ताकि मैनचेस्टर की कपड़ा कारखानों में बनने वाले कपड़े को ठीक तरीके से बेहतर किया जा सके। और वही ठेका खेती एक नए रूप में आ रही है जिसमें दावे 50 किए जा रहे हैं, लेकिन मतलब उसका यही होगा कि न किसान को कुछ मिलना है बल्कि किसान को कर्ज के फंदे में फंसाकर लगभग उसी हालत में पहुंचा देना है जिस हालत में नील की खेती के किसानों को पहुंचाया गया, जिसका नतीजा इस देश ने भयानक अकालों के रूप में देखा। ये करने उस देश में किसानों के लिए इस तरीके के 3 खतरनाक कानून लेकर आए और एक अध्यादेश लेकर आए और एक कानून बिजली कानून भी लेकर आए हैं जिसमें उन्हें सस्ती दर पर जो बिजली मिला करती थी अब उस प्रावधान को भी समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। उस देश में जहां 1991 से लेके 2011 के बीच में लगभग 1.5 करोड़ किसान वयस्क खेती छोड़ चुके हैं। लगभग 2,500 लोग हर रोज खेती छोड़ रहे हैं। अब ये रफ्तार और भी तेजी के साथ बढ़ रही है और उसके बाद अगर ये 3 अध्यादेश आ गए, इस रबी की फसल की हालत हमने देखी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से 30-30, 40-40% कम कीमत पर सरसों और गेहूं बेचने के लिए विवश होना पड़ा है। बहुत सारी जगह पर तो खरीद ही नहीं हुई है। ये वही नीति है कि अंततः आपका काम है केवल श्रम करना, जो मिल जाए उस पर संतोष रहिए और उनको उनके प्रति धन्यवाद दीजिए जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं। किसी भी तरीके की मांग मत कीजिए। लोकतंत्र के मामले में क्या है इनका हाल? आज इमरजेंसी का दिन है। मैंने आपको बताया 45 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और मैं जिस पार्टी में काम करता हूं उस पार्टी के हिमाचल प्रदेश से लेकर हरियाणा तक पूरे हिंदुस्तान भर के हजारों कार्यकर्ता इमरजेंसी में जेल में डाल दिए गए थे, जो कभी माफी मांग कर लौट कर नहीं आए, जिन्होंने कभी पेंशन नहीं लिया। ये माफी खोर थे। लेकिन और उस इमरजेंसी के दौर में बहुत अत्याचार हुए लोकतंत्र के साथ, इसमें दो मत नहीं है। हम भुक्तभोगी हैं। लेकिन इसके बाद भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि उस आज का जो वातावरण है, आज का जो कोरोना आपातकाल है, आज का जो मोदी आपातकाल है, उस आपातकाल की तुलना में 45 साल पहले लगा हुआ आपातकाल मामूली लगता है। जिस तरीके से बंदिशें लगा दी, हालांकि वो मामूली था नहीं, लेकिन इनकी इस आज की पूरी लोकतंत्र को निचोड़ देने की जो कोशिश है, अब देखिए क्या हो रहा है। कहां गया जनादेश? मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में, गोवा में वो कबड्डी खेलते रहे। हमारे देश की चिंता में ये छोटे मोटे राज्य तो है नहीं। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक में वो काम किया, कुछ लोगों से विधायकों को खरीदा गया। सुनते हैं वहां पर 80 करोड़ रुपए में सौदा हुआ।
उन विधायकों से इस्तीफे दिलवाए गए और फिर 40-40 करोड़ रुपए खर्च करके उनको दोबारा से जिता कर ले आए। मतलब जनता ने जो जनादेश दिया था आपकी सरकार को हटाने का, उसको बदलकर आप तिकड़म के जरिए आने की कोशिश करने लगे। और कोरोना के दौर में मध्य प्रदेश में यही हुआ। यहाँ के विधायकों को, विचारों को सिर्फ 35-35 करोड़ या 50-50 करोड़ रुपए दिए गए। बेंगलोर वाले विधायकों की कीमत थोड़ी सी ज्यादा थी, यहाँ के विधायकों की कीमत थोड़ी सी कम निकली। पलट दी सरकार, जनादेश पलट दिया। गुजरात में विधायकों को खरीद रहे हैं, इस्तीफा उनका दिलवा रहे हैं, खुलेआम सौदा हो रहा है। राजस्थान में भी पोचिंग करने की, मतलब सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, खुलेआम हो रहा है। कहां है संसदीय लोकतंत्र? अरे लोकतंत्र में जनता ने जनादेश दिया, उस जनादेश को आप अंबानी, अडानी और कालाबाजारियों के पैसे से खरीद कर उलटने की कोशिश कैसे कर सकते? पूरे की पूरी चुनाव प्रणाली को धनादेश बना दिया है। जिसकी जेब में ज्यादा पैसा है वो चुनाव जीत जाएगा। कॉमरेड राकेश सिंघा जैसे जो वीर बहादुर मजदूर और किसानों के संघर्षों के जो नायक हैं, ऐसी जीतें अपवाद हैं। जब जनता जिद कर लेती है कि अब की बार तो हमें अपने कॉमरेड को जिताना ही है, तो वो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से पैसा बहाया जाता है पानी की तरह, 500 का नोट, 1000 का नोट, अब 2000 का नोट और न जाने कौन कौन से नोट, पूरे लोकतंत्र को उन्होंने मखौल बनाकर रख दिया। और ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा जाहिर सी बात है कि खेत बेच के तो नहीं लाते होंगे अमित शाह या मोदी। ये पैसा वही कारपोरेट कंपनियां देती हैं और अपने लोगों को चुनवा के लाती हैं, फिर अपने खजाने को बहुत भी ज्यादा अटाटूट भरने के लिए उनसे नीतियां बनवाती। सारी संसदीय फोरम ठप है। विधानसभाएं नहीं हो रही, राज्यसभा नहीं हो रही, लोकसभा नहीं हो रही, कोरोना फैला हुआ है, बाकी सारे काम हो रहे हैं। अमित शाह का चुनाव प्रचार हो रहा है और मोदी जी के प्रवचन हो रहे हैं। आज सुना है कि जेपी नड्डा जी का भी कोई लाइव आम सभाएं हुई हैं। गांव-गांव में एलईडी लटकाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में। पूरी तरीके से लोकतंत्र को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है? वही लोग राज करेंगे जो बड़े लोग हैं। यही तो मनु महाराज कह गए। वही लोग पढ़ेंगे जो बड़े लोग हैं, जिनके पास क्षमता है, जिनमें कैपेसिटी टू पे है। शिक्षा का पहले व्यापारीकरण किया, अब डिजिटलीकरण किया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन, मैंने आपसे कहा कि 24% लोगों के पास एंड्रॉयड है और मुश्किल से 60-65% इलाके में कवरेज है। कौन लोग होंगे जो वंचित होंगे, किनके पास एंड्रॉयड नहीं होगा? ऑनलाइन एजुकेशन से और डिजिटलाइज एजुकेशन से कौन वंचित होने वाला है? वही वंचित होने वाला है जिनके लिए शिक्षा को प्रोहिबिटेड एरिया बता गए थे मनु। कोरोना को अवसर बनाकर जिस समाज की रचना की जा रही है, वो समाज बहुत खतरनाक समाज है। और उसके बीच में जो जागरण का काम कर सकता था, चौथा खंभा, वो तो गायब ही हो गया। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कुछ अपवादों को छोड़कर और कुछ बहादुर साथियों को छोड़कर बाकी सारे का सारा मीडिया इस वक्त उनके नियंत्रण में है। वो उसे खरीद चुके हैं या उससे साझीदार बना चुके हैं। और बजाय लोगों के बीच में इस देश को बचाने के लिए जो यथार्थ जाना चाहिए, उस यथार्थ को ले जाने की बजाय वो इस देश के बुनियाद को जो खतरा है, उस खतरे को भी एक गौरव की तरीके से पेश कर रहे हैं। ये अजीब स्थिति। मूलभूत अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। संविधान ने कुछ अधिकार दिए थे, फंडामेंटल राइट्स। 1975 में इमरजेंसी के दौरान भी उन बुनियादी अधिकारों को बदला नहीं जा सका था। एक गलत फैसला आया था जिसे बाद में ठीक किया गया था, लेकिन उन सारे मूलभूत अधिकारों पर बंदिश हो रही है। उनकी रैलियां निकल सकती हैं, उनके जलसे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध करने के लिए निकलेगा तो उस पर मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाएगा। सभा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, गिरफ्तारी कर ली जाएगी। संगठित होने का अधिकार जो फंडामेंटल राइट है,
उसको भी उत्तर प्रदेश और तमाम सारे राज्यों में बैन कर दिया गया, जहां पर कह दिया गया कि अब मजदूर अपनी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता, उससे संगठित होने का अधिकार नहीं है। विरोध और असहमति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी विरोध या असहमति में बात करेगा उसे किसी न किसी मुकदमे में फंसाकर उसे डराने की कोशिश की जाएगी या उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जाएगी। बीसी और बुद्धिजीवी बंद है। मैंने प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े की बात की, गौतम नवलखा जी की भी उन्हीं के साथ में गिरफ्तार हुए थे। सुधा भारद्वाज बंद पड़ी हुई है, 2 साल हो गए हैं। बरवर राव बंद पड़े हुए हैं, 2 साल हो गई है। ये जो केस बनाया गया था भीमा कोरेगांव के नाम पर, जिसने आतंक फैलाया था, जिसने हमला किया था, वो आज भी आज़ाद है। लेकिन जिन्होंने उस हमले का विरोध किया था, जिन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की थी, उन्हें बंद कर दिया गया। और किस तरीके का मजाक बनाया जा रहा है कि अदालत में जब चार्जशीट पेश की जाती है तो उसमें उनको आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी साबित करने के लिए जो तथ्य पेश किए जाते हैं, उसमें एक तथ्य है कि ये कॉमरेड बोलते हैं और दूसरा तथ्य ये है कि ये लाल सलाम का नारा लगाते हैं। कॉमरेड बोलना भी अपराध है, राष्ट्रद्रोह है। असहमति को कुचलने की कोशिश की। आज की 5 खबरें देख लीजिए। आज की पहली खबर यह है कि अंबानी जो है वो दुनिया के 10 नंबरियों में शामिल हो गए, 10 बड़े रईस लोगों में शामिल हो गए। आज की दूसरी खबर यह है कि 5 लाख टन मक्का का आयात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मक्का के किसान को उसका पेमेंट नहीं मिला, कीमत नहीं मिली। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के मक्का के किसान को कीमत नहीं मिली, वो तबाह हो गया। लेकिन 5 लाख टन मक्का विदेश से मंगाया जाएगा, आयात किया जाएगा। इस देश के दूध पैदा करने वाले का, दुग्ध उत्पादक का दूध नहीं बिक रहा। खासतौर से इसमें तो और भी परेशान हुआ है, जहां पर उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ठप हो गई इसमें कोरोना के काल में। उसके दूध को संरक्षण देने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उसको में वैल्यू ऐड करके उसका मक्खन बनाने के लिए या घी बनाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं करेगी। 10,000 टन मिल्क पाउडर मंगाया जाएगा, आयात किया जाएगा। गौ माता की बात करते हैं, लेकिन गाय और भैंस के दूध को ठप करने के लिए बाहर से दूध मंगा के लेगा। चौथी खबर है कि रामदेव की दवा बिकेगी। ये जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रहा है उस पर मत जाइए, अखबारों में और टेलीविजन पे जो दिखाया जा रहा है उस पर मत जाइए। बिटवीन द लाइंस पढ़िए। बिटवीन द लाइंस क्या है? आयुष मंत्रालय ने रामदेव की दवा के प्रचार पर रोक लगाई है, बिक्री पर रोक नहीं लगाई। और प्रचार करने के दूसरे तरीके ढूंढ लिए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपना पक्ष रखने के नाम पर, तो वो भी तो एक तरीके से प्रचार ही है। लेकिन आयुष मंत्रालय ने भी केवल प्रचार पर रोक लगाई है, बिकने पर रोक नहीं लगाया। वो महामारी को अवसर बनाकर पता नहीं किस चीज की दवा लेकर आएंगे, खांसी और जुकाम की कोई दवा है ऐसा बताया जाता है, लेकिन उसको कोरोना के नाम पर बेच देंगे कि उससे कोरोना होगा भी नहीं, वो टीका भी है, और अगर हो गया है तो ठीक भी हो जाएगा। और 5वीं खबर है, डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। यही है जिसे हम CITU के लोग कॉरपोरेटी हिंदुत्व कहते हैं। कॉरपोरेट के नियंत्रण और चंगुल में चलने वाला हिंदुत्व, जिसका हिंदू परंपरा, दर्शन या समाज से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो कॉरपोरेटी हिंदुत्व न राष्ट्र के लिए है, न जनता के लिए है, न मेहनत कशों के लिए, न भविष्य के लिए, न वर्तमान के लिए। इन्हें राष्ट्र की कितनी चिंता है, ये जब 15 तारीख को गलवान की घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, उस हिंसक झड़प के बाद खुद प्रधानमंत्री के ट्वीट से जाहिर हो जाता है। विदेश मंत्रालय कुछ कह रहा है, रक्षा मंत्रालय कुछ कह रहा है। जो सैनिक मारे जा रहे हैं वो बेचारे तब तक लौट कर नहीं आ पाए हैं, उनके शव, उसके पहले वो ट्वीट देकर क्या बोल चुके थे उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो केवल उतना ही नहीं था, अभी शव लौट कर नहीं आए हैं, तब तक वो कोयले की 41 ब्लॉक की नीलामी करने के लिए
आड़त की फड़ लगाकर बैठ गए थे। खुद प्रधानमंत्री बैठे हुए थे उस नीलामी की बोली में। जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कोयला, उसको बेचने के लिए वो बैठ गए थे। इसे मूर्खता कहकर मत टालिए। ये एक सोची समझी धूर्तता है, और वो धूर्तता ये है कि वो आपको आभासी सवालों में उलझा के रखेंगे। वो एक ही परिवार की ओर से, घराने की ओर से दो दो तीन तीन तरीके की बात करेंगे। आप जब तक ढूंढते रह जाएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है खास तौर से कि जो भैंस चुराने के लिए आते हैं, वो भैंस चुराने वाले एक भैंस का एक गले में जो घंटा लटका रहता है, उस घंटे को बजाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर निकल जाता है, और जो भैंस को ले जाने वाले लोग हैं उत्तर दिशा की ओर निकल जाते हैं। भैंस चोरों को पकड़ने के लिए घंटी की आवाज़ सुनते हुए लोग उसकी ओर भागते हैं जो घंटी फेंक के भाग जाता है, और भैंस दोबारा कभी मिलती नहीं है। ये बात अगर भैंस तक होती तो शायद हम लोग चुप भी रह जाते, लेकिन ये देश की बात है, इसलिए समझने की आवश्यकता है। कंधार में आतंकवादी को छोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तब के विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री जो भी थे, जसवंत सिंह, दहेज लेकर जो गए थे कंधार, वो केवल इनका अकेला कर्म नहीं है। अडानी की बिजली और एक दूसरा जिंदल है जो अमेरिका में रहता था, उसके स्टील कारखाने को लगवाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की नातिन की शादी में 45 बनारसी साड़ी और उतने ही पठानी सूट लेकर गए थे। उनके खून में व्यापार है, देश नहीं है। कश्मीर में जो दूसरे नंबर का बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया था, जिसे अपनी गाड़ी में, सरकारी पुलिस की गाड़ी में बिठाकर दिल्ली लाने की कोशिश की जा रही थी 26 जनवरी के दिन कुछ न कुछ समस्या पैदा करने के लिए, उस देवेंद्र कुमार नाम के पुलिस अधिकारी की जमानत हो गई है। आंदोलनकारियों की या लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने वालों की जमानत नहीं होगी। यह खास तरीके की धूर्तता है। इसे मूर्खता कहकर खारिज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके निहितार्थों को समझने की कोशिश करनी होगी। ये एजेंडा एक लार्जर पर्सपेक्टिव के साथ है। ये पुरातन पंथी मध्ययुगीन समाज की स्थापना करने की कोशिश है इस देश के अंदर, जिसने आधुनिकता की लड़ाई केवल 1857 के बाद ही नहीं लड़ी, बल्कि अनगिनत समाज सुधार के योद्धाओं ने उसके लिए काम किया। कबीर से लेकर राजा राम मोहन राय तक, ज्योतिबा फुले से लेकर अंबेडकर तक, लाल झंडे के अनगिनत ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने इन सारी चीजों को तोड़ने का काम किया। वो उस मध्ययुगीन समाज को लाना चाहिए। गोबर गौमूत्र से होते हुए वो पहलू खान और अखलाक की मॉब लिंचिंग तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां तक रुकते नहीं है। वो दलितों को, महिलाओं को, स्कूल कॉलेज को, पढ़े लिखे लोगों को, इन सारे लोगों को कुचलने के बाद चिन्मयानंद, आशाराम और कुलदीप सेंगर को अपना आराध्य बनाकर स्त्रियों को बताते हैं कि हम किनके साथ हैं। स्त्रियों को उनकी हैसियत बताते हैं। अगर ये कुलदीप सेंगर का या चिन्मयानंद का समर्थन करने के लिए नहीं जाते तो इनकी सरकार गिरने वाली नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी वो ऐसे मौकों पर आसारामों का, कुलदीप सेंगरों का और चिन्मयानंदों का साथ देते हैं, एक संदेश देने के लिए कि हम बलात्कार को बलात्कार नहीं मानते, स्त्री भोग्या है। मनु महाराज कह गए हैं, हम स्त्री को भोग्या ही मानते हैं। उस तरीके का समाज लाना चाहते हैं। ये आदिवासियों के लिए जो लैंड लेवर लिक्विडिटी और लॉ का जो अमेंडमेंट करने की बात की थी, वो जो करना चाहते हैं उसमें आदिवासियों की छाती पर वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बिठा देना चाहते हैं और उनको बेदखल कर देना चाहते हैं। आदिवासी शहर में जाके जीवित नहीं रह सकता। वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ मनुष्य है। उसकी पूरी संस्कृति, उसकी पूरी जीवन शैली वहीं पर है। वहां पर जब विदेशी कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे होंगे, उनको धकेल कर बाहर कर दिया जाएगा। ये कोलंबस ने जिस तरीके से अमेरिका के नेटिव्स को, रेड इंडियंस को समूल नाश किया था, उस तरीके से भारत के आदिवासियों को खत्म कर देना चाहते हैं। ये मध्ययुगीन पुरातनपंथी समाज के साथ साथ एक ऐसे निकृष्ट और नगण्य पूंजीवाद को लेकर आना चाहते हैं जिसमें इनका आदर्श कोलंबस है।
मनु के साथ ये कोलंबस को लेकर आया। इसलिए निशाने पर केवल मुसलमान नहीं है, इस लफड़े में मत पड़े। मुसलमान तो केवल रैलिंग पॉइंट है कि उसके नाम पर डर दिखाकर इकट्ठा किया जा सकता है। इनका जो डीएनए है वो तो इस्लाम के पैदा होने के पहले का है। मनु महाराज तो उसके पहले के हैं। वो जिस एजेंडे को लेकर रहना चाहते हैं वो दरअसल अपने ही देश की जनता के खिलाफ है और अपने ही देश की जनता के खिलाफ है। इसलिए निशाने पर केवल संविधान नहीं है, निशाने पर 5000 साल में हमने जो विकास किया था, जो समझ हासिल की थी, जो संस्कार और सभ्यता सीखी थी, ये उसका निषेध है, उसका विलोम है, उसका नकार है। आखिरी में रास्ता क्या है? इसे अगर बहुत आसानी के साथ समझना है तो कोरोना से समझा जा सकता है। कोरोना क्या है? कोरोना चर्बी में लिपटा हुआ प्रोटीन का एक अणु है और यह कॉम्बिनेशन वायरस बन जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि साबुन से हाथ धोइए, 20 सेकंड तक हाथ धोइए, क्योंकि 20 सेकंड तक हाथ धोने के बाद वो चर्बी जो है वो साबुन से के झाग से टूट जाती है और प्रोटीन का अणु पानी में बह जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये नाक के जरिए, मुंह के जरिए, सांस के जरिए जाता है, इसलिए मास्क लगाइए। जिस तरीके से कोरोना प्रोटीन का एक अणु है जो चर्बी में लिपटा हुआ है, उसी तरीके से ये जो कारपोरेटी हिंदुत्व है वो मनुस्मृति का विषाक्त विषैला प्रोटीन है जो कारपोरेट की चर्बी में लिपटा हुआ है। ये मनुस्मृति का जहरीला प्रोटीन का अणु कारपोरेट मतलब अडानी, अंबानी, अमेरिका, इनके पैसे की पूरी चर्बी में लिपट कर आता है, टेलीविजन के जरिए, अखबारों के जरिए, विचार के जरिए। इसलिए अगर कोरोना से बचना है तो बार बार हाथ धोना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। इस कॉर्पोरेटी हिंदुत्व के वायरस से अगर बचना है तो पूंजीवाद से हाथ धोना पड़ेगा और मास्क पहनने से ही काम नहीं चलेगा, मार्क्स को पढ़ना भी पड़ेगा। कॉर्पोरेटी हिंदुत्व के वायरस का इलाज पूंजीवादी कॉर्पोरेटी हिंदुत्व के से बचने का स्थायी और मुफीद इलाज है पूंजीवाद से हाथ धोना और उस हाथ धोने की उस तकनीक को समझना जो मार्क्स बता के गए थे। मास्क की जगह मार्क्स को लाना पड़ेगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल आखिरी बात, बिल्कुल संभव है। आजकल बड़ी बात की जा रही है और बात की जा रही है कि साहब युद्ध और महामारी राजाओं के लिए और शासकों के लिए एक अवसर होते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। उसी भाषा में मोदी बोले थे, ये चाणक्य ने कहा था आज से कोई 2300 साल पहले। लेकिन चाणक्य हमेशा सही नहीं होते। इतिहास जनता लिखती है। युद्ध और महामारी भी एक सकारात्मक बदलाव का जरिया बन सकती है। इसके 3 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण हैं लेकिन मैं सिर्फ 3 दे रहा हूं। 18वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया के एक पूरे यूरोप में और एशिया के एक हिस्से में एक बड़ी बीमारी फैली थी प्लेग की, जिसे उस वक्त के इतिहासकारों ने कहा ब्लैक डेथ। इतनी घातक बीमारी थी कि यूरोप की आधी आबादी मर गई थी। इसको लेकर बहुत जोरदार पेंटिंग्स और बहुत जोरदार साहित्य भी था जो लिखा गया था उस दौर में, उस पर नहीं जा रहा मैं। लेकिन इस महामारी की वजह से, आधी से ज्यादा आबादी के मर जाने की वजह से जो खास तरीके की परिस्थितियां निर्मित हुई, उन्होंने यूरोप में जो दास प्रथा चलती थी उस दास प्रथा पर एक बड़ी चोट की। दास प्रथा कमजोर हुई, खत्म हुई। चूंकि काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम हो गई थी तो मजदूरों के अधिकार भी बढ़े, मजदूरों की पगार भी बढ़े।
और जिस यूरोप को आज हम देख रहे हैं, आधुनिक यूरोप को, उस आधुनिक यूरोप की आधारशिला उस ब्लैक डेथ के बाद हुए बदलाव की वजह से रखी गई। पिछली शताब्दी में दो बड़े युद्ध हुए। एक पहला विश्व युद्ध हुआ। ये युद्ध साम्राज्यवादी देश पूरी दुनिया को आपस में बंटवारे के लिए कर रहे थे, लेकिन उस युद्ध के दौरान मेहनतकश जनता ने भी कारगर हस्तक्षेप किया और दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति 1914 और 1918 के बीच चले हुए इस प्रथम विश्व युद्ध के बीच में 1917 में हुई थी, जिसने मानवता की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। 1991 में समाजवादी सोवियत संघ के विघटन के बाद भी जो उजाला वो क्रांति छोड़कर गई है, जिसके 100 साल पूरे हुए हैं 3 साल पहले, वो क्रांति का उजाला अभी भी पूंजीवाद पूरी तरीके से दूर नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए। हिटलर, जो इनके जो आरएसएस और मोदी जी के जो वैचारिक गुरु हैं, वैचारिक पुरखे हैं, हिटलर और मुसोलिनी, मार डाले गए, खत्म कर दिए गए। बहुत नुकसान हुआ था पूरी दुनिया को, लेकिन उसने दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल के रख दिया गया। 45-50 से ज्यादा देश अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, एशिया के उपनिवेशवाद की गुलामी से आजाद हुए। कई सारे देशों में क्रांतियां हुई। पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों में समाजवाद आया। इसलिए यह मानना कि युद्ध और महामारी केवल शासक वर्ग के हित में होते हैं, ये मानना कि उससे केवल उन्हीं को फायदा होता है, ये अनैतिहासिक बात है। अगर सबसे बड़ी ताकत जनता है, जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। अगर पूरी संकल्प के साथ, योजना बनाकर, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अगर हस्तक्षेप करते हैं, तो इतिहास के पहिए को सही पटरी पर लाया जा सकता है। रास्ता यही है। कोरोना से बजा रहे ट्रंप के अमेरिका को देख लीजिए, पूंजीवाद के पास रास्ता नहीं है। बड़े बड़े पूंजीवादी देशों को देख लीजिए, जो ब्राजील नाम का एक देश है, जो लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा देश माना जाता है, उसकी हालत को देख लीजिए, पूंजीवाद के पास रास्ता नहीं है। वहीं वियतनाम को देख लीजिए, कुछ छोटा सा देश है कोरिया, कोरिया को देख लीजिए। सबसे पहले महामारी फैली थी चीन में, चीन को देख लीजिए। क्यूबा को देख लीजिए, जिसने न केवल अपने यहाँ पर बीमारी को रोका, जो अमेरिका के बगल में है, अमेरिका जहाँ पर लाखों लोग बीमार हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका तो खुद ट्रंप को है, तो बाकी लोगों की आशंकाओं की हालत क्या होगी, उनको देख लीजिए। लेकिन बगल में क्यूबा है। क्यूबा न केवल अपनी ही जनता को बचा पाया, बल्कि 50-60 से ज़्यादा देशों में क्यूबा के डॉक्टर्स गए हैं सेवा करने के लिए। और बाहर जाने की जरूरत क्या है, अपने केरल को देख लीजिए। वहां की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा टीचर साहब को संयुक्त राष्ट्र संघ के WHO ने अपने कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए बुलाया है, ये कह के कि आपने जिस तरीके से इस पर नियंत्रण पाया, वो पूरी दुनिया भर के लिए मिसाल है। कौन है केरल में? लाल झंडा। कौन है वियतनाम में? लाल झंडा। कौन है क्यूबा में? जहां जहां लाल झंडा था, लोग बात करते हैं ना कि कोरोना का टीका नहीं खोजा गया, तो हम उनसे कहते हैं कोरोना का टीका तो मिल गया है। और कोरोना का टीका है, कोरोना का इलाज है लाल झंडा, और उसके नीचे थोड़ा सा मजबूत डंडा भी होना चाहिए। जहां जहां लाल झंडा है वहां से कोरोना भाग गया। जहां जहां लाल झंडा नहीं है, जहां जहां पूंजीवाद है, वहां कोरोना बमचक मचाए हुआ। इसलिए युद्ध और महामारी कौटिल्य के हिसाब से नहीं चलते हैं, युद्ध और महामारी जनता के हिसाब से चलती है। मगर आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात जो मैंने कहा, जिसके लिए कमेंट सुरेंद्र को भी वो बात बहुत अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच, कि ये मनुस्मृति का विषाक्त अणु प्रोटीन का जो है वो कॉर्पोरेट की चर्बी में लिपटा हुआ है। दोनों से लड़ना पड़ेगा, एक से लड़ने से काम नहीं चलेगा, और दोनों से पूरी शिद्दत के साथ लड़ना पड़ेगा, एक विकल्प ले जाते हुए लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसको लड़ते वक्त एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी पड़ेगी, ये बिल्कुल आखिरी बात है, और वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक बहुत बड़े विचारक हुए जिनका नाम था आंद्रे ग्राम्सी। मुसोलिनी की तानाशाही इन्होंने भुगती थी,
उन्होंने एक बात कही थी, जो बात थोड़ी सी उस बात को आगे बढ़ाती है जिस बात को मानकर हम सारे लोग बड़े हुए हैं। वो बात क्या है? पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि एक राज सत्ता होती है, एक स्टेट पावर होती है, जिसके पास कानून होता है, जिसके पास पुलिस होती है, जिसके पास फौज होती है, जिसके पास अदालत होती है, जिसका सारी संस्थाओं के ऊपर कब्जा होता है, वो अपने वर्ग के हित में काम करती है। पूंजीपति और सामंतों की राज सत्ता है, पूंजीपति सामंतों के लिए राज करेंगे। ग्रामसी ने एक बात कही थी जो भारत पर लगभग पूरी तरीके से लागू होती है। उन्होंने कहा था कि एक पूरक राज सत्ता भी होती है, सप्लीमेंट्री स्टेट भी होती है, और वो सप्लीमेंट्री स्टेट ऐसे संगठनों के रूप में काम करती है, ऐसी परंपराओं के रूप में काम करती है, ऐसे रीति रिवाजों के रूप में काम करती है। वो पुरोहितों के रूप में, वहां पर चर्च के रूप में काम करती थी, वो पुरोहितों के रूप में काम करती है, वो आदतों के रूप में काम करती है। उन्हें बनाए रखने वाले वो जो उपक्रम है या प्रयास है, उनके हिसाब में से काम करती है, और ये प्रभावित करती है। लोगों के दिमाग पर वर्चस्व कायम करने में इसकी एक बड़ी भूमिका होती है। जो काम स्टेट नहीं कर सकती, लाठी नहीं कर सकती, गोली नहीं कर सकती, उस काम को करने के लिए एंटोनियो ग्राम्सी, सॉरी मैं आंद्रे ग्राम्सी बोल गया था, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह हमारे नेता हैं, उन्होंने बिल्कुल सही नेता की भूमिका निभाई है। उनका नाम था एंटोनियो ग्राम्सी। फिर भी बहरहाल बात उनकी ये थी कि ये जो सप्लीमेंट्री स्टेट होती है, ये जो पूरक राज सत्ता होती है, उससे वो वर्चस्व को कायम करने में बड़ी भूमिका निभाती है। हमारे देश में है वो बहुत मजबूत, वो जाति की श्रेणी क्रम की मान्यता के रूप में है, जो दिमाग में है, जो सुबह से लेकर शाम तक घंटा बजाते हुए हमें उन महाआख्यानों के रूप में, जिन्हें तथाकथित धार्मिक पुस्तकें कहा जाता है, चाहे वो ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये हमारी आचरण में ढाला जाता है, उसके रूप में मौजूद है। ये अंधश्रद्धा के रूप में मौजूद है कि ये जो अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था, उस सूर्य ग्रहण से बचने के लिए जो अंधश्रद्धा का प्रचार किया गया था टेलीविजन चैनल्स के जरिए, ये उन संस्थाओं के रूप में मौजूद है जो धार्मिक मॉल्स के रूप में, धर्म की दुकानों के रूप में, विवेकानंद के शब्दों में अगर कहे तो जहां पर धर्म के एजेंटों के रूप में लोग बैठे हुए हैं, वो एक खास तरीके की के वर्चस्व को कायम करने में अपना योगदान देते हैं। ये मौजूद है। अवैज्ञानिकता की संस्कार के रूप में, अवैज्ञानिकता के हमले के रूप में, जो सुबह से लेकर शाम तक चलता है। कोई भी अखबार उठा लीजिए, उसमें आपको राशिफल और भविष्यफल जरूर पढ़ने के लिए मिलेगा। उनको क्या मालूम कि राशि अगर जन्म के हिसाब से तय होती है तो तब भी करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, राशि अगर नाम के पहले अक्षर से तय होती है तो उस नाम वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। मुकेश अंबानी और मुकेश गौतम की एक ही तो राशि नहीं होगी, राशि अगर एक है तो एक जैसी राशिफल तो नहीं होगा। तो ये जो है ये जो है वो ये पूरी का पूरा एक हमला है, ये अनायास नहीं चलता। हमारे साथी लोग बता रहे थे कि ये जो आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 साल से एक बड़ी भीड़ दिखने लगी है आपको कांवड़ यात्रा वाली। कौन है ये? कौन जा रहे हैं कांवड़ यात्रा पे? बड़े लोग जा रहे हैं, संपन्न लोग जा रहे हैं, तथाकथित मनु के हिसाब से जो उच्च जातियों वाले वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हमारे एक साथी हमको ये बता रहे थे कि ये जितने भी शहर के व्यापारी और संपन्न और तथाकथित बड़े पुरोहित और पंडित टाइप के लोग हैं, वो रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आते हैं, टीका लगा के चले जाते हैं कि बेटा चढ़ जा बेटा सूली पे, बलि करेंगे राम। वो उनको छोड़ने के लिए आते हैं, विदा करने के लिए आते हैं। जो संपन्न लोगों के समूह हैं जिन्होंने अपना गुट बनाया हुआ है, वो उनको 500-500 का नोट पकड़ाने के लिए आते हैं, और वो बेचारे ये समझते हैं कांवड़ अपने कंधे पे लटकाए हुए कि इतने बड़े लोग हमको विदा करने के लिए आए। ये है सप्लीमेंट्री स्टेट, ये है पूरक राज सत्ता, जो इस तरीके से पूरे के पूरे वर्चस्व को कायम करने के लिए एक माहौल तैयार करती है। वो निराशा का माहौल भी
तैयार करते हैं, वो अंधविश्वास का माहौल भी तैयार करते हैं, वो होई है सोई जो राम रचि राखा का माहौल भी बनाए रखते हैं। इसलिए भारतीय परिस्थितियों में हमें इस सप्लीमेंट्री स्टेट को काउंटर करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए भी बहुत सारे उपक्रम करने पड़ेंगे। ट्रेड यूनियन का काम, मैं भी एक ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता के रूप में रहा हूं, मैं ये स्वीकार करना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन का काम केवल उस 8 घंटे के काम में आने वाली मुश्किलों को दूर करने की आवाज उठाना नहीं है। ट्रेड यूनियन का काम केवल वेतन बचाने, वेतन बढ़ाने, बोनस बचाने, बोनस बढ़ाने, नौकरी की जो शर्तें हैं उनको बेहतर करने का नहीं है। ट्रेड यूनियन का काम वैज्ञानिक चेतना ले जाने का भी है। ट्रेड यूनियन का काम अंधविश्वास से लड़ने का भी है। ट्रेड यूनियन का काम पूरे समाज में जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, उन वैज्ञानिक खोजों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का भी है। ट्रेड यूनियन का काम एक नए तरीके का इंसान बनाने का भी काम। इसलिए भारत ज्ञान विज्ञान समिति कोई काम करती है, वो भारत ज्ञान विज्ञान समिति का काम नहीं है, वो ट्रेड यूनियन का काम भी है, किसान सभा का काम भी है। क्योंकि आप अगर स्टेट से लड़ना चाहेंगे, आप अगर राज सत्ता से लड़ने के लिए जाएंगे और सप्लीमेंट्री स्टेट को छोड़ देंगे, उस सप्लीमेंट्री स्टेट के द्वारा की जा रही साजिशों को छोड़ देंगे, तो आपकी लड़ाई केवल एक मोर्चे पर होगी। आप सामने वाले मोर्चे को हो सकता है कि जीत जाए, लेकिन पीछे से जो भीतरघात होगी आपके बीच में, वो आपकी उस विजय को असफल बनाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए आखिर में मैं केवल 3 बातें कहना चाहता हूं। अवसर केवल उनके लिए नहीं है, वो अगर इसको लूट को तेज करने का अवसर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हम इस लूट के शिकंजे को कमजोर करने और तोड़ने की लड़ाई का अवसर बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये केवल काल्पनिक बातें नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। इस वक्त पूंजीवादी निजाम, इस वक्त हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया भर का पूंजीवादी निजाम एक आभासीय ताकत के रूप में दिख रहा है, अंदर से खोखला हो चुका है। तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है, रोजमर्रा का काम चलाने के लिए पैसे नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। आने वाले कई महीनों तक, कई वर्षों तक उसके पटरी पर आने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोगों की जेब में खरीदने का पैसा के लिए जो क्रय शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। मुकाबला किया जा सकता है, यही सब बातें। और आखिरी ये कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मजदूर किसान से ज्यादा ताकतवर कौन है? राम की अश्वमेध यज्ञ की यात्रा को रोक दिया था, ये तो उन्हीं का धर्मग्रंथ बताता है, जो ये मानता है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। वही धर्मग्रंथ बताता है कि राम की अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को भी रोक लिया था लव और कुश ने। तो ये जो मेहनत कश जनता है, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, ये जो लव और कुश है, ये मेहनती जनता जब राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक सकती है, तो इन रावणों के और इन राक्षसों के गधों को रोकने में कोई ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। बदल सकते हैं, बदलेंगे। जनता ने इतिहास रचा है, जनता इतिहास को रचेगी। सारे मोर्चों पर लड़ते हुए लड़ेंगे और जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश की CITU को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मित्र हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की CITU में, हिमाचल प्रदेश की किसान सभा में, हिमाचल प्रदेश की जनवादी आंदोलनों में। उन सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।